जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने एफएससी की न्यू बुक जो 2025 के अंदर आई है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, सेल की 7 प्रॉपर्टीज़ देखी थी और ये देखा था कि सेल थ्योरी कैसे बनाई गई और किस किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को बनाने के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशंस की। अब आज हम देखने जा रहे हैं कि वो जो सेल थ्योरी है जिसके 3 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, उसकी वैलिडेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उसकी एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। वैलिडेशन का मतलब है कौन कौन से पॉइंट ये प्रूव करते हैं कि सेल थ्योरी करेक्ट है, तस्दीक करते हैं कि सेल थ्योरी बिल्कुल ठीक है, जबकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सेप्शंस रखते हैं सेल थ्योरी के साथ, यानी कि सेल थ्योरी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। और तीसरा था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि वैलिडेट करते हैं इसको, जो है वो एक सबूत प्रोवाइड करते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि सेल थ्योरी को प्रूव करता है करेक्ट, वो है जी लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस तरह से हम इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं और आपको पता है कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप भी बहुत एडवांस किस्म की मौजूद है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बहुत एडवांस किस्म की मौजूद है, जिनकी मदद से हम सेल्स के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जब हमने इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया तो हमें पता चला कि दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सेल्स से ही मिलके बने हुए हैं। जब हमने लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स को विजुअलाइज करना शुरू किया तो हमें पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया के ऊपर वो सेल्स से ही मिलके बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स ही उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पोस्टुलेट जो है वो सेल थ्योरी का कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसको वैलिडेट करता है ये पॉइंट कि हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस किस्म की मौजूद हैं, हम उनको यूज करते हुए आज किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी बॉडी वाकई ही सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये सेल थ्योरी की फेवर में एक पॉइंट है। ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसे आपकी बुक के अंदर वर्ड यूज हुआ है टेंजिबल एविडेंस। टेंजिबल एविडेंस का मतलब ये कि वाज़ेह प्रूफ मौजूद है। हमें सेल्स का भी पता है, हमें सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस के भी स्ट्रक्चर का पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं वो लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से पॉसिबल हो चुका है। सेकंड पॉइंट जो कि सेल थ्योरी को वैलिडेट करता है, उसके बारे में जो है ना वो कहता है कि सेल थ्योरी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, दैट इज सेल इमेजिंग एंड जेनेटिक स्टडीज। अब सेल थ्योरी का एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि ऑल न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, के जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। एक पहले से मौजूद सेल ही नए सेल्स को बनाते चले जाते हैं। अब आज के दौर में हाँ हमारे पास जो है वो सेल इमेजिंग और जेनेटिक स्टडीज जैसी बेहतरीन टेक्निक्स मौजूद हैं। सेल इमेजिंग टेक्निक से हमें पता चला कि बिल्कुल जो सेल थ्योरी ने बात की है बिल्कुल करेक्ट है कि एक सेल से ही 2 सेल्स बनते हैं। हमने एक सेल की इमेजिंग की, सेल की डिवीजन को इमेज किया, देखा तो हमें पता चलता है एक ही सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो दिस इज आल्सो अ पॉइंट इन फेवर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की फेवर में एक पॉइंट था कि एक पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल्स बनते चले जाते हैं और ये सेल इमेजिंग टेक्निक को यूज करते हुए हमने कंफर्म किया। जेनेटिक स्टडी को यूज करते हुए हमने कंफर्म किया कि जब सेल डिवाइड करता है तो सिर्फ सेल नहीं डिवाइड करता बल्कि उसके अंदर डीएनए भी एग्जैक्ट डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है बेसिकली। और हर नया सेल जब बनता है, डिवाइड होता है, तो उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसे सेल का ही होता है। इस सेल के अंदर डीएनए जो मौजूद था जब सेल 2 के अंदर डिवाइड हुआ, इसका डीएनए भी डुप्लीकेट हो गया और ये जो 2 डीएनए है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंटल डीएनए की।
और फिर जब इससे 4 सेल्स बने इन 2 से, तो इन चारों के अंदर जो डीएनए है वो बिल्कुल पेरेंट जैसा ही है। तो सेल इमेजिंग और जेनेटिक स्टडी से ये प्रूव हो गया कि पहले से मौजूद सेल ही नए सेल्स को बनाते चले जाते हैं और आइडेंटिकल सेल्स को बनाते चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि सेल थ्योरी की फेवर में था, दैट इज जीन डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है जी, डीएनए के अंदर जीन मौजूद हैं। तो जब डीएनए सीक्वेंसिंग की गई तो हमें पता चला कि जो सेल्स हैं, सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट के अंदर आपको बताया कि जेनेटिक स्टडी से पता चला कि जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसका डीएनए भी जो है ना वो एग्जैक्ट ही डिवाइड होता है, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही होता है। चाहे एक सेल से करोड़ों सेल्स बन जाए तो हर सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो बिल्कुल पेरेंट जैसा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, के सेल्स के अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है और चूंकि जेनेटिक मटेरियल ही सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, सेल्स कॉमन जेनेटिक मटेरियल भी शेयर करते हैं। तो इसी वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी एक जैसे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज भी एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। यानी कि अगर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर करोड़ों सेल भी अगर मौजूद हैं तो करोड़ के करोड़ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ही बना रहा होगा। दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे। क्यों बना रहा है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सब सेल्स का क्या है? सेम है। तो सेल्स के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से तमाम सेल्स के स्ट्रक्चर्स भी सेम होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और सेम मेटाबॉलिक पाथवेज ही शेयर करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है जो कि सेल थ्योरी की फेवर करता है, दैट इज सेल कल्चर एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में आपने शायद सुना भी हो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल लिवर बना लिया, आर्टिफिशियल दिल बना लिया। वो किस वजह से पॉसिबल है? वो बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक तरह का सेल्स लेते हैं, लीवर के सेल्स लेते हैं, उनको लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करवाते हैं। उसी टेक्निक को हम सेल कल्चर टेक्निक का नाम देते हैं, एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं। तो सेल जब कल्चर होते चले जाते हैं, सेल्स बढ़ते चले जाते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, तो वो टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लिवर के सेल्स लिए हैं तो वो लिवर के सेल्स के अंदर ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेल कल्चर और टिश्यू इंजीनियरिंग के जरिए से हमें पता चला कि सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हाउ सेल्स डिफरेंशिएट, हाउ सेल ग्रोथ अकर्स। सेल के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, सेल किस वजह से एनर्जी जो है वो बनाते हैं और अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, या अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स बनाना शुरू करते हैं और साइज के अंदर बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी सेल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। साथ में ही सेल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये भी हमें सेल कल्चर के जरिए से पता चला, जो कि हम प्रीवियस भी डिस्कस करके आए हैं सेल इमेजिंग के अंदर, कि एक ही सेल से दो फर्दर सेल जो है वो बनते चले जाते हैं, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन विद इन लो टाइम। ठीक है जी, बहुत ज्यादा कॉपीज जो है वो सेल की बन जाती है और जितने भी सेल्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसे ही आइडेंटिकल होते हैं। तो सेल थ्योरी का जो पोस्टुलेट था, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, वो जो है वो प्रूव हो जाता है इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए, सेल इमेजिंग और जेनेटिक स्टडीज टेक्निक को यूज करते हुए, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को यूज करते हुए और सेल कल्चर और टिश्यू इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करते हुए कंफर्म हो जाता है कि सेल थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं, वो वैलिडेट है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स सेल थ्योरी की फेवर में थे। दिस इज वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी के सेल थ्योरी की तस्दीक करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है जी, और इवन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। एनीवेज, अब कुछ एक्सेप्शंस भी सेल थ्योरी के अंदर मौजूद हैं। एक्सेप्शन किसको कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं कुछ ऐसे केसेस को जो कि फेवर के अंदर ना हो, या कुछ ऐसे केसेस जिनके बारे में सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट हैं। अब उन 3 पोस्टुलेट्स की एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबसे पहली एग्जांपल है जी वायरसेस। अब वायरसेस के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि वायरसेस आर ए सेलुलर, हम उनको ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं करते। वायरसेस आर
नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म, हम उनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वायरसेस आर ए सेलुलर, क्योंकि वायरसेस होते ही ए सेलुलर है। अब सेल्स, तो सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है कि ऑल न्यू सेल्स जो हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, कि पहले से मौजूद सेल ही नए सेल बनाते हैं। लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा नहीं है। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ये जब तक के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेल थ्योरी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों है वायरसेस के बारे में, और इसी वजह से वायरसेस को किसी किंगडम के अंदर भी नहीं रखा गया, वायरसेस को किसी डोमेन के अंदर भी नहीं रखा गया। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप पढ़ के आए होंगे कि वायरसेस ना तो डोमेन यूकैरिया, आर्किया, बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ना ही पांचों किंगडम में से किसी किंगडम के अंदर फॉल करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एसेलुलर, दे आर ऑब्लिगेट, दे ओनली रेप्लिकेट विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब जाएंगे तब ही रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो सेल थ्योरी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साथ ही वायरसेस के साथ एक और एग्जांपल्स हैं, प्रायोन्स और वायरॉइड्स। ये क्या है? दीज आर आल्सो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब जाता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, तो उसके अंदर जाके बीमारी काज करता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। डीएनए जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और नए वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं, रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। आरएनए जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, नए वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन जाता है, बीमारी काज करना शुरू कर देते हैं। तो सेल तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हालांकि सेल थ्योरी तो कहती है कि सेल प्रीवियस मौजूद होगा तो नए सेल्स बनेंगे, तो यहाँ पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में सेल थ्योरी ने कोई बात नहीं एक्सप्लेन की कि ये भी रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट जो कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के अंदर डीएनए मौजूद होता है और इन दोनों के अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। अब सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है जब एक सेल दो के अंदर डिवाइड होता है तो उसका डीएनए भी दो के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला डीएनए है। लेकिन सेल थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी सेल के अंदर होते हैं, चाहे सेल डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, इनका डीएनए इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, फर्दर कॉपीज बना लेता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। सेल थ्योरी इसके बारे में नहीं बता पाई और ये भी माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट करने की वजह ये है कि ये प्रोकैरियोट्स थे इन पास्ट, माजी के अंदर ये कभी प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट्स है, ये समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। माना ये जाता है कि पहले इस दुनिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स मौजूद थे, बैक्टीरिया थे और डिफरेंट तरह के प्रोकैरियोट्स थे। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रोकैरियोट था, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रोकैरियोट था। समहाउ एक बैक्टीरिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ किया और दोनों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाने की वजह से इसी तरीके से उसी सेल ने क्लोरोप्लास्ट भी अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया और एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो ये वाला सेल है इसका न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी सेपरेट से रेप्लिकेट करता है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है इनका डीएनए सेपरेट से रेप्लिकेट करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, ये बेसिकली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है कि प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स बने हैं। कैसे कि पहले एक प्रोकैरियोट ने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे उसको अपने अंदर इंगल्फ किया और नए प्रोकैरियोट जो है वो बनते चले गए, यूकैरियोट सॉरी बनते चले गए। एनीवेज थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल न्यूक्लियाई। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई है, एल्गी है, इनके अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स तो इनके अंदर एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2, 4, इवन मैनी मोर न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल सेल। सेल थ्योरी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
सेल थ्योरी इस एक्सेप्शन के बारे में एक्सप्लेन करने में फेल रही, सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि फंजाई और एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं और फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स को हम मायोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो मायोसाइट्स हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएट फाइबर्स बना के रहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट के लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं इस तरीके से, और उनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो सेल थ्योरी इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। सेल थ्योरी तो कहती है सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि मसल सेल जो है मायोसाइट्स वो लंबे लंबे सेल्स हैं, वो सिंगल तौर पे रह नहीं रहे, मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद है उनके अंदर, वो तो फाइबर्स की फॉर्म में रह रहे हैं। तो किस तरीके से सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हो सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी सेल थ्योरी के अंदर। ये सेल थ्योरी को गलत नहीं कर सकती, बल्कि ये सिर्फ ये कहती हैं एक्सेप्शंस के सेल थ्योरी इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बाकी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि सेल थ्योरी को वैलिडेट करते हैं, प्रूव देते हैं कि सेल थ्योरी करेक्ट है। और नो डाउट सेल थ्योरी के तीनों पोस्टुलेट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि सेल थ्योरी जरा शॉर्ट है, वो बाकी एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। So that is all about today's lecture. Stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.